हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर। मुझे स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। देखिए, आपको ये बात पता है कि आरएसएम एसएसबी का एक बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ, जहां पर बम्पर सीटें निकाली गई हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। चाहे आपने डिग्री करी हो या डिप्लोमा, एक अच्छा अमाउंट ऑफ सीट्स आपके लिए यहाँ पर निकाली गई। एक और बहुत अच्छी बात यह है इस एग्जाम को लेकर कि आपका डोमिसाइल भले ही राजस्थान का ना भी हो, बट स्टिल आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो देश भर के स्टूडेंट्स की निगाह है इस एग्जाम पर। आज के सेशन में 2021 में हुए एग्जाम का हम एक चर्चा करेंगे, उसमें आए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जब ये सेशन एंड होगा तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप बोलोगे कि आरएसएम एसएसबी के पेपर को मैं क्लियर कर सकता हूं। तो आज के सेशन में 2021 के आरएसएम एसएसबी के सिविल इंजीनियरिंग जेई के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अब सेशन में आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। अमनप्रीत सिंह चड्ढा नाम है मेरा और 12 साल से ज्यादा समय हो गया मुझे पढ़ाते हुए। चलिए अब बच्चे आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। तो बच्चे, इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करूं, आपने एक काम जरूर करना है कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है केजीएस इंजीनियर्स, उसको ज्वाइन कर लेना है। और मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पर, इसमें जुड़ना है। सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं अपने चैनल पर रेगुलरली यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकल चीज 1 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो बच्चे, पहला क्वेश्चन ये है कि जो रिटेनिंग वॉल में ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है, ये कितनी हाइट तक दी जाती है। देखिए बच्चे, जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स होती हैं वो अपनी वेट की वजह से सॉइल को रिटेन कर पाती हैं। और अगर इसका आंसर हम देखें, सो आंसर इज 3 मीटर। तो बच्चे, इसका जो आंसर है वो आएगा 3 मीटर। ठीक है, अभी बिल्कुल कोड का क्वेश्चन है। अगर आपने पहले से इस क्वेश्चन को कर रखा है तो करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हैविंग सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ 4 मीटर एंड बोथ एंड्स आर फिक्स्ड एज पर IS 800-2007। देखिए बच्चे, जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं और ये आपको स्टील का कॉलम कह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम जानते हैं ये वाली चीज कि आपको 2 एक्सप्रेशन लगेंगे। अब इफेक्टिव लेंथ को लेकर हम काफी चर्चा करते हैं अपने चैनल पर। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ की अगर हम बात करें तो बच्चे, इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ है कॉलम की जो बकल करती है। ठीक है, अब इसमें 2 में से एक फॉर्मूला लगेगा, 0.5L या फिर 0.65L। थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए। एक डेटा कंक्रीट कॉलम्स के लिए यूज होता है और एक दूसरे के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको कोशिश करें करने की, एक बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड इफ अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ दिस साइज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए बच्चे, स्ट्रेस जो होता है वो लोड पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स 30 किलो न्यूटन लग रही है, इसको न्यूटन में बदल दिया, और एरिया है 300 इंटू 400। और अच्छा 300 है वो, सॉरी 300 है, एक 10 हो रहेगा, तो वैल्यू हो जाएगी 2.5 न्यूटन पर mm²। अब आप ये देखिए, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे इसी सेशन पे, जो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हम कराते हैं बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। हम इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, एई, जेई के सबके एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप उन सेशंस को एक बारी देखोगे तो आपको लगेगा कितने आसान क्वेश्चन है ये। तो देखिए बच्चे, एक बड़ी सिंपल सी मानसिकता है कि अगर आपको 5 किलोमीटर की रन एक करना है, 5 किलोमीटर की रेस को जीतना है, तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा की करनी होती है। उसी तरीके से अगर आपको जेई एग्जाम्स में एकदम टॉप रैंकर बनना है, 100% सिलेक्शन चाहिए, तो मेहनत थोड़ी सी लेवल ऊपर की करनी होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है और इनसे कई गुना ज्यादा मेहनत वाले क्वेश्चन हम क्लासरूम में करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत आसान लगेंगे। देखिए, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी किस चीज का रेसिप्रोकल होता है। देखिए बच्चे, कंप्रेसिबिलिटी होता है वॉल्यूमेट्रिक चेंज, और जो कंप्रेसिबिलिटी होता है
ये रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस होता है रेजिस्टेंस टू वॉल्यूमेट्रिक चेंज, कंप्रेसिबिलिटी होता है वॉल्यूम चेंज। सो द आंसर इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल सैंपल की पोरोसिटी आपको दे रखी है, वॉइड रेशियो आपसे पूछा गया है। तो बच्चे ई एन अपॉन 1 प्लस एन होता है, तो 0.4 अपॉन 1.4 मीन्स 2/7। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उसको उल्टा लिख दिया। इज एन अपॉन 1 माइनस एन, 0.4 बाई 0.6, 2/3, 0.67, 0.67 होगा। सॉरी, वो जो फॉर्मूला था वो था n इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, इसमें अब ये बात याद रखिए कि जो वॉइड रेशियो है ये हमेशा पोरोसिटी से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और पोरोसिटी 0 से 100% के बीच में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? बच्चे कितने आसान क्वेश्चंस हैं ये, जो बच्चा रेगुलरली मेहनत करता है उसके लिए इससे आसान पेपर नहीं बन सकता। तो दिस इज WL/4, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो W की जगह ये P बोल रहे हैं। A mild steel bar has a gauge length this, total elongation this. What is the strain? तो बच्चे strain क्या होता है? Change in length upon original length. So this will be 0.08 mm में है ये, divided by 80. 1. तो बच्चे कितना हो गया? 10 to the power minus 3. The relative density of a loose soil is what? देखिए बच्चे, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? ये होता है E max माइनस E नेचुरल डिवाइडेड बाई E max माइनस E मिनिमम। इसका एक टेबल होता है, यहां पर टाइप लिख देते हैं। 15% से कम, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, ग्रेटर देन 85। तो बच्चे ये है वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस, डेंस, वेरी डेंस। तो आप देख सकते हैं दिस इज लूज। तो लूज के लिए बच्चे क्या हो जाएगा? 15 से 35%। स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो आपको दे रखा है, ड्राई डेंसिटी आपसे पूछी गई है। तो बच्चे गामा डी जी गामा W अपॉन 1 प्लस ई होता है। तो जी हो गया 2.7, ये 9.81 अपॉन 1.667। तो बच्चे एक बार इसको सिंपल सी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो 2.7 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू 15.89। डी ऑप्शन। टार इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? तो बच्चे, जब आप हाईवे इंजीनियरिंग में ब्यूटेमिन के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर टार के बारे में भी आपको समझाया जाता है। ठीक है, अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएं, और अगेन इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और देखिए कि आपके साथी जो है वो कितने आंसर्स को सही कर रहे हैं। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि पेपर बहुत आसान है। देखिए, आसान पेपर में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए आसान है, सबके लिए आसान हो जाएगा जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो मार्क्स होते हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। वो मान लीजिए पेपर टफ आ रहा है तो क्वालिफाइंग मार्क्स घट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर आसान है तो सभी को
मतलब बहुत सबका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है। तो ऐसे केस में आपको सब कुछ पढ़ना है। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करना है, स्पेशली तब जब पेपर लेवल आसान हो, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सारा सिलेबस आपको कवर करना है। इक्वेशन फॉर टफनेस इंडेक्स इज व्हाट? बच्चे मैं एक बड़ा कोड बताता हूं क्लास में, टीपीएफ। टीपीएफ क्या है? आईटी इज आईपी बाई आईएफ। So toughness index is plasticity index upon flow index. बच्चे प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? WL माइनस WP। और फ्लो इंडेक्स क्या होता है बच्चे? W2 माइनस W1 log 10 बेस पर N1 by N2. N1 is number of blows corresponding to the water content. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंटिलीवर बीम में बच्चे आपसे बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है कि ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो बच्चे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या है, आपको इंडिविजुअल लोड्स की वजह से मोमेंट निकालना होगा। तो जैसे 30 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस देख लीजिए पूरा 1.5 ये हो गया, ये डिस्टेंस भी 1.5 है और ये डिस्टेंस भी 1.5 है, तो ये हो गया 30 इंटू 3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 प्लस 30 इंटू 1.5 प्लस 20 इंटू 0.5। सब बेंडिंग मोमेंट का साइन सेम रहेगा क्योंकि सारे लोड की सेम टेंडेंसी है। तो बच्चे ये हो गया 90, ये हो गया 22, ये वैल्यू हो गई 45 और ये वैल्यू हो गई 5 और 2 यहां आ गया 7, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 9 16, 167 किलो न्यूटन। बच्चे ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि हॉगिंग हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूं एंड ए पर आप शीयर फोर्स बताओ, तो बच्चे टोटल लोड के इक्वल कर दिए। 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 30 90 किलो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। If a simply supported beam of 6 मीटर carries a point load of 50 किलो न्यूटन, calculate the reaction। बहुत आसान है बच्चे, इससे तो कितने ज्यादा मेहनत वाले क्वेश्चंस हम करते हैं। ये 50 है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 25 और मैं आपको एक तरीका भी बताता हूं कि WB/L WA/L, ये A है, ये B है, ये L, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कितना आसान पेपर है ये। The term this is applied to finishing of mortar joints in masonry। बच्चे पॉइंटिंग बोलते हैं। तो पॉइंटिंग में क्या होता है, मेसनरी के बीच में जो रह जाता है इलाका, उस पर मोर्टार लगा के इसको एक तरीके से वाटर प्रूफिंग की जाती है कि पानी अंदर ना जाए, इंसेक्ट अंदर ना जाए। ठीक है, इसको पॉइंटिंग बोलते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, पॉइंटिंग एंड प्लास्टरिंग। What will be the shear force diagram? Simply supported beam है, सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है। तो प्यारे बच्चे अभी इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था मैंने। ये लोड लग रहा है, रिएक्शन W/2, रिएक्शन W/2, ये L/2, ये L/2। तो बच्चे ऐसे केस में मैंने आपको कई बारी बताया है कि जो रिएक्शंस होते हैं सपोर्ट पे उतना ही shear फोर्स होता है। सो आंसर हैज टू बी D। देखिए जहां पर shear फोर्स साइन बदल रहा है वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। In concrete mix designed by IIS method for 40 mm nominal size aggregate, the maximum water content is what? देखिए बच्चे 10 mm, 20 mm और 40 mm के लिए जो कोड है वो सीधा सीधा डेटा बताता है, आपको वो डेटा याद होना चाहिए। दिस इज 165 kg। तो देखो बच्चों क्या होता है, आरसीसी में कोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें एक कंसेप्ट
कोड का हो गया, एक आपके प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, एक आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और एक आपके न्यूमेरिकल्स हो गए। तो बच्चे कोड की प्रिपरेशन के लिए जितने ज्यादा पीवाईक्यूज करेंगे उतना अच्छा है। कंसेप्ट जब आप पढ़ाई करते हैं पूरा डिवोशन के साथ पढ़ाई करिए, फॉर्मूले लिख के याद करिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो। एल्यूमिना इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट इम्पार्ट्स व्हाट। ये आपसे कह रहे हैं कि जो एल्यूमिना होता है उसका काम क्या होता है ओपीसी में। तो बच्चे एल्यूमिना क्या करता है, सेटिंग टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। सो एल्यूमिना प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग टाइम। स्ट्रेंथ कौन देता है बच्चे, सिलिका और लाइम, ये स्ट्रेंथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। कलर कौन देता है, जो ग्रे कलर होता है सीमेंट का, वो आयरन ऑक्साइड देता है। ठीक है। Which rocks are formed by the change in the character of pre-existing rocks? This is metamorphic. तो बच्चे अगर हम रॉक्स की बात करें तो पृथ्वी पे सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनी जब मैग्मा सरफेस पर आके सॉलिडिफाई हुआ। इग्नियस रॉक्स के टूटकर जो रॉक्स बनी वो सेडिमेंट्री थी, बट इन दोनों रॉक पे जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर का चेंज आया, प्रेशर का चेंज आया, तो नई रॉक्स बनी जिनको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला गया। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं क्योंकि इन्हीं से ही बाकी सब रॉक्स बनी थी। द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकंबाइंड लाइम इन सीमेंट। सो बच्चे दिस इज साउंडनेस। ठीक है, क्योंकि लाइम की वजह से वॉल्यूम चेंज आता है, तो वॉल्यूम चेंज की जो स्टडी होती है वो हम साउंडनेस टेस्ट में करते हैं। साउंडनेस टेस्ट का मतलब होता है कि सीमेंट कितना वॉल्यूम चेंज दिखाएगा। साउंडनेस टेस्ट का मतलब यहाँ पे साउंड से नहीं होता है। तो ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन व्हाट। तो बच्चे देखिए ब्रिक की जब हम बात करते हैं तो ब्रिक के हर रॉ मटेरियल का अपना यूज है, उसकी एक परसेंटेज है, इसको जरूर याद कर लीजिए। तो जब आप यहाँ पे डेटा देखेंगे सो इट इज द एल्यूमिनिया जो सही क्वांटिटी में आपको दे रखी है। अगेन आई वुड रिमाइंड यू, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 11 बजे यूट्यूब क्लासेस पे रेगुलर जुड़िए। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग का होता है तो हम अपने चैनल पर उसको अपलोड करते हैं और ऑथेंटिक डेटा होता है। क्लिक बेटिंग नहीं होती है कि बस वो व्यूज के चक्कर में कुछ भी होता है ना, कोई भी बिना ऑथोराइज्ड बिना क्रेडिबिलिटी के कोई भी हमने इन्फो दे दी, ऐसा नहीं होता है। तो जब एक चीज बिल्कुल ऑफिशियल होती है ओनली देन वी अनाउंस इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो इसलिए आपको जो भी ऑथेंटिक डेटा है हमारे, जो भी आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखेंगे वो सब ऑथेंटिक होती है, तो क्लिक बेटिंग का हिसाब नहीं है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम। देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ फुल फॉर्म पूछ रहे हैं सीपीएम की। इट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। तो बच्चे देखिए ऐसे केस में क्या होता है, जो मेरिट होती है ना वो हाई जाती है। जब पेपर आसान आता है तो हाई मेरिट होती है, और ऐसे केस में एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। तो आरएसएम एसएसबी की अगर मैं बात करूं तो बच्चे हमें क्या समझ आ रहा है इस पेपर को देख के, ये एंटायर सिलेबस हैज टू बी कवर्ड। अब बोलोगे सर हर एग्जाम में ऐसा होता है, नहीं, हर एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां 55% पर भी आपकी मेरिट आराम से क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन इतने मुश्किल पूछे जाते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, परसेंटेज वाइज आप 55 ही स्कोर कर पाते। बट यहां पर पेपर का लेवल आसान है तो डेफिनेटली मेरिट ऊपर जाएगी, तो आपको सारा सिलेबस कवर करना होगा। फ्लूइड विच पोसेसेस विस्कोसिटी इज विच वन। देखिए बच्चे, जिनमें विस्कोसिटी नहीं होते वो आइडियल होते हैं, और जिनकी विस्कोसिटी होती है उनको हम रियल फ्लूइड्स बोलते हैं। तो दे हैव टू बी रियल फ्लूइड्स। बाकी ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज रियल फ्लूइड। वैक्यूम प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर व्हाट। देखो बच्चे, इस चीज को हमने कई बार ही पढ़ा है। यहां प्रेशर है, यहां एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर गेज है। एब्सोल्यूट जीरो से नापोगे तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो नीचे होता है ये होता है वैक्यूम प्रेशर।
So vacuum pressure is the pressure defined as below the atmospheric pressure. Equipotential line is a line along which velocity potential is what? Equi वर्ड का मतलब क्या है? इक्वल है हर जगह, पोटेंशियल मतलब कांस्टेंट। मुझे लगता है अभी तक आपने अपना पेन ऐसे उठाया भी नहीं होगा, कोई न्यूमेरिकल अभी तक आपको दिखा भी नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस जरूर कर दिया आपने। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन अ पाइप इज पिटॉट ट्यूब। तो बच्चे पिटॉट ट्यूब में V इज इक्वल्स टू √2GH के फॉर्मूले से आप किसी भी जगह पर वेलोसिटी निकाल सकते हो। पिटॉट ट्यूब बर्नौलीज थ्योरी पर बेस्ड होती है। सिपुलेटिव ईयर क्या होता है बच्चे? सिपुलेटिव ईयर इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सिपुलेटिव ईयर वो होता है जहां पर ट्रेपेजॉइडल चैनल का जो साइड स्लोप है वो 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल होता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, काफी पढ़ाया जाता है क्लासेस में। तो आंसर इज ऑप्शन डी। The flow in which the velocity at any given time does not change with respect to space is what? So बच्चे आंसर इज यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगर हम बात करें फ्लो की तो बच्चे फ्लो को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हो गया स्टीडी फ्लो। स्टीडी फ्लो वो होता है जो समय के साथ नहीं बदलता। फिर हो गया यूनिफॉर्म फ्लो, ये वो फ्लो है जो स्पेस के साथ नहीं बदलता, जो हमारा आंसर था। नेक्स्ट है स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, समय के साथ नहीं बदल रहा है बट जगह के साथ बदल रहा है। बच्चे इसमें आता है रैपिडली वेरीड फ्लो और ग्रेजुअली वेरीड फ्लो। बच्चे रैपिडली वेरीड फ्लो में क्या होता है? थोड़ी ही डिस्टेंस पर फ्लो बहुत ज्यादा डेप्थ बदल देता है। ग्रेजुअली वेरीड फ्लो में काफी डिस्टेंस पर भी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो बहुत कम बदलती है। In drawing phase diagram, the weight of the air is assumed to be 0. बच्चे weight of air is 0. Again, I would repeat myself कि आपसे कितना आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और देखिए अभी तो ये मैंने कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स को उठाया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो हम ये बात जानते हैं कि एयर में वॉल्यूम होती है बट इसका वेट 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The modulus of elasticity of concrete can be assumed as what? तो बच्चे कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस इज 5000 √σc। इसी के साथ साथ इसको इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस बोलते हैं, और आप ये भी बोल सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म का यंग्स मॉडुलस है। फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर मस्ट लाई बिटवीन व्हाट? तो बच्चे सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है d² 30 डिवाइडेड बाई d60 इंटू d10। तो बच्चे ये वैल्यू वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से 3 के बीच में रहनी चाहिए। जब आप कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पढ़ते हो तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी आता है, ये होता है d60 बाई d10। D10 का मतलब ये है कि इस पार्टिकल साइज से 10% पार्टिकल साइज छोटे हैं, फाइनर है। सिमिलरली D60, सिमिलरली D30। बच्चे अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो Cu की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी, और वेल ग्रेडेड सैंड है तो Cu की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी। अगर Cu की वैल्यू 1 है इसका मतलब सब पार्टिकल साइज सेम है, तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फॉर M20 ग्रेड। तो बच्चे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है 0.7 √σc के, तो 0.7 √20। तो बच्चे 20 है, 4.5 के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है, 16 का रूट 4 है, तो आपने 4 5 35 4 7 28, 3.2 के आसपास कहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे 5 और ये नहीं है, तो हम बी ऑप्शन है, बट स्टिल चेक कर लेते हैं एक बार। √20 इंटू 0.7, 3.13। आंसर इज ऑप्शन डी, 3.13 न्यूटन पर mm²।
अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी देखोगे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखोगे, सर्वे देखोगे, स्टील देखोगे, तो उनके भी क्वेश्चंस ऐसे ही थे। तो ऐसा नहीं था कि उनके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस है, सेम क्वेश्चंस वहां भी पूछे गए थे, मतलब इसी लेवल पर। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है बच्चे? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो बच्चे ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ हेडर्स and stretchers, so in which consist alternate courses of headers and stretchers। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ते हो, और मोस्टली ब्रिक मेसनरी पे जो क्वेश्चन होते हैं बॉन्ड में, वो इंग्लिश बॉन्ड पर ही पूछे जाते हैं। एज पर IS मेथड फॉर कॉन्क्रीटिंग मिक्स डिजाइन द स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट? बच्चे आप टारगेट स्ट्रेंथ पढ़ते हो, टारगेट स्ट्रेंथ क्या होती है? सिग्मा CK प्लस 1.65 सिग्मा। ये सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। M10 M15 के लिए ये वैल्यू 3.5 न्यूटन पर mm² होती है। M20 25 के लिए ये वैल्यू 4 होती है, और M30 और अबव के लिए टिल 55 ये वैल्यू 5 होती है, 5 न्यूटन पर mm²। सो द वैल्यू विल बी ऑप्शन बी। टारगेट स्ट्रेंथ पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ना है आपने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU मैक्स फॉर अ बीम विद दिस वैल्यू। FE250 ग्रेड है। तो बच्चे हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, डेरिवेशन जरूर पता होना चाहिए आपको। ये वैल्यू 0.0035 है, ये XM है, ये D माइनस XM है, ये वैल्यू 0.87 सिग्मा Y बाई ES प्लस 0.002 है। तो बच्चे XM अपॉन 0.0035 D माइनस XM 0.87 सिग्मा Y बाई ES प्लस 0.002 है। ES की वैल्यू सेम होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², और सिग्मा Y अलग अलग रखेंगे आप, तो XM और D के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील की बात करें और यहाँ पर XM की बात करें, तो FE250 415 500। तो बच्चे ये वैल्यू होती है 0.53D 0.48D 0.460। तो बच्चे यहाँ पे कितना है? 250 है, तो 0.53 और D कितना है? 5। 5 3 15 5 5 25 260। दिस शुड बी दी। और बच्चों इसी के साथ हमने RSM SSB 2021 के आए हुए क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा रहा। 80 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, टेक के 40 नॉन टेक के क्वेश्चन थे। 80 में अराउंड हमने 40 क्वेश्चन करे, हाफ ऑफ दी सब्जेक्ट्स को हमने कवर करा। जो बचे हुए हाफ के क्वेश्चंस है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल लेवल के चले गए। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि RSM SSB में नंबर ऑफ सीट्स अच्छी निकली हैं, तो डेफिनेटली इसमें मेरिट भी बहुत अच्छी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, पूरे इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है बट सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि सिलेबस कवरेज आपका पूरा होना चाहिए। कहां से कवर पूरा कर सकते हो आप हमारे YouTube चैनल पर आ चुके हो, लैंड हो चुके हो, तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर लाइक करिए, उसको भी सब्सक्राइब करिए। और 11 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, इन क्लासेस में जुड़िए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बच्चों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।